हेडलाइंस आप जान चुके हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि न्यूयॉर्क से कराची पहुंचने वाली फैमिली से हजारों डॉलर्स और जेवरात लूट लिए गए। मुल्जिमान ने खुद को सरकारी अफसरान जाहिर करके गरीबाबाद लालू खेत के करीब डॉलर्स और तलाई जेवरात छीने। मुतासरा अमरीकी शहरी फजल करीम के मुताबिक अपनी अहलिया के हमरा जामे बनूरिया खत्म बुखारी और साहबजादे की दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची पहुंचे हैं। फजल करीम को शुबा है कि मुल्जिमान एयरपोर्ट से पीछा करते हुए आए। मजीद बात करेंगे जावेद कायमखानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, खलीजी ममालिक हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ से पाकिस्तान वापस लौटने वाली फैमिलीज़ के साथ या वापस लौटने वाले नौजवान जो है वो जमा पूंजी लेकर आते हैं, तो उनकी रैकी करके एक ग्रोह जो है वो वारदातें करता है। ये तो सुना था, लेकिन मेहमान कराची पहुँचे, उनके साथ भी जो है इस तरह की वारदात हुई। तो फजल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान पहुँचे थे और जामा बनूरी के अंदर जो है वो आज इन्होंने पहुँचना था। उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ से टीम भी गई और मेहमान को लेकर आए, लेकिन फैमिली जो साथ मौजूद थी तलाशी के दौरान क्या कुछ लूटा गया, क्या वाक़या था, उनसे जानते हैं। आप पाकिस्तान पहुँचे, कितने अरसे के बाद आए, पहले ये भी बताएं, और माहौल को कैसा देखा, और जो आपके साथ वारदात हुई है यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसकुन वाक़या है, तो उसमें क्या किस तरह वो पेश आया आपके साथ? मैं तकरीबन कतर एयरलाइन से आ रहा था। 2 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं। क्लियरेंस करते करते 3:30 हो गए, तो हम लियाकताबाद के लिए इतने में फर्नीचर मार्केट के पास तो एक कार आती है। वो हमारे ड्राइवर के साथ बराबर करता है और कहता है कि ये मेरी आईडी है और हमें आर्डर मिला है, हमें आपकी तलाशी लेनी है, इसमें कुछ मशकूक हुआ है। हमने कहा हमारे साथ फैमिली है, बनूरिया मदरसे की तकरीब है ख़त्म बुखारी, उसके तकरीबात में हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हैं? हमने कहा अमेरिका से आए हैं। उन्होंने हमारा पासपोर्ट देखा पासपोर्ट देख के वापस कर दिया और उन्होंने फिर वाइफ का पर्स लिया। उसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मेरी आईडी थी, क्रेडिट कार्ड था, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी जो तकरीबन 10 से 11 तोले की थी, अंगूठी थी, हार था, चूड़ियाँ थी। वो जब स्कैन करते हैं तो वो उतारनी पड़ती हैं, इस वजह से। तो उन्होंने वो जनाब लिए और हमें बस इस तरीके से उन्होंने धमकाया जैसे हम सरकारी आदमी। हम तलाशी लेने के बाद गाड़ी में बैठे हैं और वो एकदम रफू चक्कर हो के भाग गए। हम उसका पीछा भी नहीं कर सके। तो ये हमारे साथ वारदात हुई है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पहुंचने पे जो है ये इनके साथ वारदात हुई है। इनके जो ड्राइवर हैं इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आप इन्हें रिसीव करने गए थे, कोई ऐसा शक शुबा आपको कि पार्किंग एरिया में कोई आपको वॉच कर रहा हो, या जब आप जा रहे थे तो उस टाइम किसी ने वॉच किया और आपने ऐसा को महसूस किया हो, या आकर इन्होंने कुछ रास्ते में बताया हो कि हमें एयरपोर्ट पर पोर्टर ने कुछ किया हो? नहीं, इस तरह का तो कोई हमें सामने नहीं आया इशू, या कोई इस तरह कोई देखने में नहीं आया। बस यही जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है कि ऐसा ये वाक़या पेश आया है कि इस तरह की इक़दाम किए जाएँ कि दोबारा इस तरह को वाक़या ना दोहराया जाए और सिक्योरिटी फराहम की जाए, ना सिर्फ पाकिस्तानी को बल्कि गैर ममालिक से जो लोग आते हैं उन्हें ये तासुर दिया जाए एक महफूज मुल्क है। जी, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 18 अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी है। 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की कीमत 2 रुपये 60 पैसे और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की 500 मिलीग्राम की कीमत 3 रुपये 30 पैसे फ़ी गोली मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी लाने की मंजूरी दे दी गई है। अद्वियात की कीमतों में बढ़ते इजाफे पर कराची के शहरियों का सबर जवाब दे गया। शहरी कहते हैं कि एक जानिब बढ़ती महंगाई ने जहां उनकी कमर तोड़ दी है, वहीं कीमतों में इजाफे ने अद्वियात खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। मेडिकल की कीमतें तो हर महीने हर एक दिन बढ़ती जा रही। हर एक दिन कोई एक ख़ास वक्त नहीं होता कि जैसे हम 12 बजे के बाद हम देखते हैं जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है, ऐसे मेडिकल की कीमत बढ़ती है। हम गरीब बंदे क्या करेंगे इसके बाद? और दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इससे आवाम परेशान है ना। जो चीज़ पहले 200 की थी अब वो 1000 की है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप टैक्स वगैरह इतने लगाते जाओगे, कंपनियां बढ़ाती चली जाएंगी। मैं बाबा की जो है वो पहले शुगर की डायबिटीज़ की मैं दवाई लेता था। मैं वो 1100 रुपये की 1000 रुपये की डिस्काउंट के 1050 की मिल जाती थी। यार वो 2200 रुपये पे पहुंची हुई है। मुझे बताएं कि हम जैसे बंदा जो है वो तो गरीब की तो कमर टूटी हुई है। बंदा खाने को नहीं है यहाँ पर, खाए भी और फिर उसके बाद जो है अगर बीमार होता है तो वो भी, अगर बीमार भी होता है तो वो अदवायत के पैसे भी नहीं होता है। तो क्या बंदा कैसे करेगा वो बंदा? भाई ये बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, जालिम है सारे। या इनके पीछे जो हैं वो जालिम है सारे। महंगाई से महंगाई होती आ रही है। मरीज़ मेरा बैठा हुआ है ऊपर, जितने पैसे लाया था सारे ख़त्म हो चुके हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में मेडिकल स्टोर मालिकान सरापा एहतजाज हैं। बोले अद्वियात की कीमतों में बढ़ते इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है आज, जिसमें जो है अहम फ़ैसले किए गए हैं। 18 अद्वियात की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद जो है पैरासीटामॉल प्लेन टैबलेट की कीमत जो है 2 रुपये 67 पैसे हो गई है, जबकि पैरासीटामॉल एक्स्ट्रा की कीमत जो है वो 3 रुपये 32 पैसे हो गई है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए एक मेडिकल स्टोर के मालिक मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मज़ीद जो 18 अद्वियात की कीमतों में आज इजाफा हुआ है वो कौन कौन सी अद्वियात हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं? 18 की ये बात तो नहीं करें, यहाँ तो हर हफ्ते 5 दिन 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद हफ्ते बाद ये रोज़ाना के आइटम जो है वो चेंज होती रहती हैं। 18 की जगह पे कम से कम पता नहीं रोज़ हर आइटम को देखते हैं, ये बढ़ा हुआ है, कभी फलाना बढ़ा हुआ है, कभी ऑगमेंटिन बढ़ गई, कभी उसका रेट बढ़ गया, कभी फलाने का रेट बढ़ गया। इसके अलावा मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। मेन ये तो चलो आइटम में बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, मटेरियल ना होने की वजह से एक्सपोर्ट माल होता है, मटेरियल ना होने की वजह से रेट बढ़ रहे होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो एमरजेंसी जो आइटम होती हैं जान बचाने वाली, वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसका नाम ये सेंटर स्टार्ट इंजेक्शन, वो जान बचाने वाली चीज़ है, इंजेक्शन वो अवेलेबल है ही नहीं। अभी पैनडोल टैबलेट मैंने ही आपको बताया था पिछले विजिट में कि पैनडोल अब बहाल हो गई है, बहाल हुई थी वक्तन, उसके बाद तो आई ही नहीं, फिर दोबारा फिर वही ब्लैक कर दिया, फिर वही शॉर्ट कर दिया। देते हैं एक एक डब्बा 2-2 डब्बे, किस किस को पूरा करेगा वो 1-2 डब्बे, होती नहीं है वो। अभी तो वो एक एक आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही अब। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जिन 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें काफ़ी एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन्स भी शामिल हैं। ऐसे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो सरगर्म हो गए हैं जो इन दवाइयों को नायाब करके ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम डालने से मुतालिक जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो हैं नायाब होती जा रही हैं। जी, दवाओं के बाद दूध की कीमतों की बात कर लेते हैं। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे के मामले पर रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची को ख़त लिख दिया है। रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से कमिश्नर कराची को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि महंगा दूध खरीद कर मुकर्रर करदा कीमत पर फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है, जबकि दूध महंगा फ़रोख्त होने पर रिटेलर्स पर जुर्माने किए जाते हैं। दुकानदारों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो महंगे रेट पर दूध फ़रोख्त करें, दूसरी सूरत दूध की खरीदो फरोख्त बंद कर दें। दूध की दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। शहरियों को दूध ना मिलने की जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। इंतज़ामिया की जानिब से अगर कोई कार्रवाई ना की गई तो मजबूरन कीमत में इजाफा करना होगा। कसीरुल मुल्की बहरी मश्क़ अमन 2023 का बाकायदा इफ्तिताह हो गया। मश्क़ में चीन और अमेरिका समेत 50 ममालिक की बहरिया हिस्सा ले रही हैं। कराची डॉकयार्ड पर इफ्तिताही तकरीब में शरीक 50 ममालिक के परचम भी लहराए गए। अमन मश्क 2023 का बाकायदा आगाज कराची डॉकयार्ड पर मुनक्किदा परचम कुशाई की तकरीब से किया गया। इफ्तिताई तकरीब में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बलग्रामी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। नवी ऑक्सिलरी स्क्वाड्रन के कमांडर कमाडोर सोहेल ने हाजरीन को सरबराह पाक बहरिया का पैगाम पढ़कर सुनाया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा, ऑपरेशनल तैयारी और पाकिस्तान के मुस्बत तस्वर को उजागर करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ये एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ मिल के लिया है, और इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान में मैरीटाइम इंडस्ट्री की तरवीज, मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट को लेके आना, दुनिया को पाकिस्तान के मैरीटाइम पोटेंशियल से रोशनास कराना है। ये पहली दफ़ा मुनक़्क़िद किया जा रहा है और मुझे यकीन है कि ये कामयाब साबित होगा और मुल्क की इकनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में हिस्सेदार हो। तकरीब में मौजूद गैर मुल्की मंदोबीन ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमन मश्क 2023 में अमेरिका, चीन, बरतानिया, तुर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने बहरी असासों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन सजाद अली के साथ समर अब्बास, सिटी 21। मकान मालिकन के तशद्दुद से 13 साला घरेलू मुलाजिम रफ़ीक जाँ बहक हो गया। मकतूल के भाई के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात।
ملازم کے بھائیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مقدمہ درج، پولیس نے گھر کی مالکن کو گرفتار کر لیا۔ گھر مالکن کے تشدد سے ہلاک کمسن بچے رفیق پر بدترین تشدد کا انکشاف ہوا ہے۔ مقتول کے بھائی کے جسم پر بھی بدترین تشدد کے نشانات ملے ہیں۔ مقتول کے بھائی رشید کا کہنا ہے کہ مالکن گرم لوہے چھریوں سے تشدد کا نشانہ بناتی تھی۔ ٹوکری مارا ماں بھائی کو، ٹوکری مارا اس چکر میں مر گیا۔ ماں جی التامی یہ کرنی پلا کرنی چمچا ہے گرم اٹھانے پانی گرم ابلتا ڈالیاں دی، ابلتا گرم پانی ڈالیاں دی، اس سے چمچا لگائیں سجا بدن نہ چمچا گرم روٹی والا لگائیں دی بیو۔ مقتول کے والد کا کہنا ہے مالکن کے گھر ان کے 3 بچے کام کرتے تھے۔ مالکن کے تشدد سے ایک بچہ جاں بحق، ایک شدید زخمی اور ایک ذہنی مریض بن گیا ہے۔ 4 مہینے میں ایک بار دیکھنے آیا تھا وہ لڑکا ہمارے کو ملایا نہیں اس نے۔ یہ جو ملا تھا وہ بھی اپنے بنگلے پر نہیں، ادھر منڈی میں میرے ساتھ لے آئی تھی، ادھر بھی ملا، میرے کو حقیقت کری۔ اس کے بعد اس نے بات ہوئی بقایا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ جو کوئی اور جو اس کے بیچ میں تھا وہ دیکھنے بھی آیا تھا، اس نے میرے کو بار بار بتانے لگا تو بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم ہوڈو نے غفلت برتنے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او گلشن اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ امتیاز علی، سٹی 21۔ سندھ سرکار صوبہ بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ محکمہ انسانی حقوق میں 5 رکنی ویجیلنس کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ محکمہ انسانی حقوق نے 5 رکنی ویجیلنس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن ویجیلنس کمیٹی میں نوید احمد، عشرت مغل، انجینئر زاہد حسین لاشاری، ذوالفقار علی اور مارائی آوان شامل ہیں۔ 5 رکنی کمیٹی صوبہ بھر میں ویجیلنس پر کام کرے گی۔ امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے، 4 روز تک جاری رہے گا۔ اقتدار انور رپورٹ کریں گے۔ اسمبلی کی 9 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پہلے دن علی زیدی، شہلا رضا، حسان صابر، امان مسعود کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اقبال کاشمیری نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت کا فلسفہ لے کر میدان میں ہے۔ آج الحمدللہ اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ کراچی کا ووٹر اس وقت جاگ گیا ہے اور اس سیٹ پر پیپلز پارٹی کی جیت یقینی ہے، اور ہمارا ووٹر اور ورکر بالکل چارج ہے۔ ہر قسم کی تبدیلی کو کراچی کے لوگوں نے اس جنرل الیکشن لوکل باڈی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 16 مارچ کو NA 247 اور باقی کراچی کی سیٹوں پہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جیت یقینی ہے۔ حلقہ 247 سے MQM پاکستان کے امیدوار سلطان تاجوانی بھی کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے پہنچے۔ ان کا کہنا تھا MQM میدان میں ہے، مقابلہ آسان نہ ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس وقت جو ہمیں امید نامزد کیا ہے امیدوار، تو اب ہم پارٹی کے فیصلے کے پابند ہیں ایز اے کارکن، جو پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اور جہاں تک بات ہے بائیکاٹ کی، تو اس کے بعد ہم ابھی بھی میدان میں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ 13 فروری تک امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری رہے گا، جبکہ 22 فروری تک امیدوار کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا انعقاد 16 مارچ کو ہوگا۔ اقتدار انور، کراچی۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سمندری وسائل استعمال کرنے سے آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا۔ پاکستان 85% تجارت سمندر کے ذریعے کرتا ہے۔ پامک کے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ بڑے چیلنجز ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث گلوبل وارمنگ جیسے مسائل بھی درپیش ہیں۔ حکومت پاکستان میری ٹائم انڈسٹری کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ تقریب سے نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پامک کا مقصد قومی اسٹیک ہولڈرز اور بین الاقوامی برادری کے درمیان پاکستان کی بلیو اکانومی کی استعداد کار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پامک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سمندر اور سمندری وسائل کے تحفظ و قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال اور اجتماعی مشترکہ خوشحالی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ تقریب میں سول ملٹری، غیر ملکی اور مقامی مندوبین نے شرکت کی۔
پہلی پامک میں غیر ملکی اور مقامی فرم سمیت تقریباً 133 نمائندگان نمائش کنندگان نے شرکت کی۔ یہ ایونٹ 12 فروری 2023 تک جاری رہے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی کی عدالت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی ویڈیوز وائرل کرنے کے مقدمے میں مدعی مقدمہ دعا عامر نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی میں عامر لیاقت حسین کی ویڈیوز وائرل کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی۔ مدعی مقدمہ دعا عامر نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ دعا عامر نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ ویڈیوز کب اور کہاں بنائی گئی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ میں نے کسی کو ویڈیوز بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے والد دانیہ شاہ کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں لے کر جاتے تھے۔ میرے والد ملزمہ کو وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم سے ملاقات کے لیے لے کر گئے تھے۔ میرے والد نے ویڈیوز سے متعلق کہیں شکایت نہیں کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 16 فروری تک ملتوی کر دی۔ 2012 کے بعد محکمہ بلدیات سندھ میں نئی بھرتیوں پر پابندی کے باوجود افسران کی مبینہ طور پر بوگس بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹاؤن کمیٹی غوث پور کے ایڈمنسٹریٹر سکندر علی آوان کی بھرتی متنازع بن گئی ہے۔ سکندر علی آوان نے 2012 میں 17 گریڈ کا کاؤنسل آفیسر ظاہر کیا، جن کا 2022 تک کہیں تنخواہ کا ریکارڈ نہیں ملا۔ سکندر علی آوان کی 5 اکتوبر 2022 میں بطور ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی غوث پور تعیناتی کی گئی۔ سکندر علی آوان کی بینک آئی ڈی بھی 2022 میں کھلی۔ 2012 میں مبینہ جعلی بھرتی افسر 2022 سے تنخواہیں حاصل کرنے لگا۔ محکمہ بلدیات کے پاس کوئی سرکاری سروس ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ محکمہ بلدیات کے مطابق سروس ریکارڈ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔